तो बच्चे कल की क्लास हमने जहाँ पर छोड़ी थी उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने ये आर्टिकल डन किया था बच्चे, छोटा सा आर्टिकल था ये। अच्छा, मैंने कल आपको एक लीजेंडरी एसोसिएट लीजेंडरी फंक्शंस थे जो नोट्स में बच्चे, ये इतनी इतनी डेफिनेशन जरूर पढ़ लो, क्या पता बाय चांस पेपर में ये छोटे क्वेश्चंस में डेफिनेशन पूछ ले। तो बच्चे एसोसिएटेड लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? देखो लगभग वही है जो हमने लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई का मतलब डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, माइनस का 2x, डी का मतलब डी बाई डी एक्स और साथ में y है तो डी वाई बाई डी एक्स, प्लस एन प्लस वन, वाई इज इक्वल टू जीरो। इतना हमने पढ़ा था बच्चे लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पर एसोसिएटेड लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? इतनी टर्म्स तो आएंगी, साथ में एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी माइनस का एम स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये टर्म साथ में एसोसिएट हो गई, मतलब जुड़ गई, इसलिए इसको क्या बोल दिया? एसोसिएटेड लीजेंडरी फंक्शन। तो बच्चे ये एसोसिएटेड लीजेंडरी इक्वेशन है या फंक्शन बोल दो, एक ही बात है। और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलोगे एसोसिएटेड लीजेंडरी फंक्शंस। तो ये हो गई एसोसिएटेड लीजेंडरी इक्वेशन, और इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलोगे एसोसिएटेड लीजेंडरी फंक्शन। तो बच्चे इसका जो सॉल्यूशन होएगा वो क्या मानेंगे हम? तो बच्चे इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो याद रखना है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की होल पावर m बाई 2 डी की पावर m, डी का मतलब है d बाई डी एक्स, और कितनी बार? m बार, यानी m बार डिफ्रेंशिएशन किसका? pnx का। तो बच्चे बराबर में रिजल्ट क्या मिलेगा? देखो p के पैरों में n, और ये जो ऊपर m है वो यहाँ पर ऊपर लिख दो, और p फंक्शन किसका होता है? x का। तो बच्चे इसको बोलते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, और इसे ही बोलते हैं एसोसिएटेड लीजेंडरी फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। और इसी क्रम में बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की होल पावर m बाई 2 डी एम, और बच्चे पी एन एक्स की जगह आ गया क्यू एन एक्स, और इसको फॉर्मूले में लिख सकते हो। देखो ये m जो है वो ऊपर लिख दो, तो क्यू एम, पैरों में n है तो पैरों में n, और क्यू भी किसका फंक्शन होता है? x का। और इस सॉल्यूशन को बोलोगे लीजेंडरी फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। सेक्शन ए के लिए छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, एसोसिएटेड लीजेंडरी इक्वेशन क्या होती है, उसके सॉल्यूशंस को क्या क्या बोलते हैं। तो इस सॉल्यूशन को फर्स्ट काइंड और इस सॉल्यूशन को सेकंड काइंड। तो बच्चे ये थोड़ी सी बात याद रखनी है, ये बात थोड़ी सी देख लेना। अब आ जाओ मेन आर्टिकल। बच्चे कल मैंने एक आर्टिकल में बेल्ट्रामी रिजल्ट का यूज़ किया था, आज मैं उसको प्रूव कर देता हूँ। इसको लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन बच्चे 7th भी बोलते हैं। टोटल 6 रिलेशन थे, पर 7वां रिलेशन है बच्चे नाम से बेल्ट्रामीज रिजल्ट। तो कल के एक क्वेश्चन में मैंने ये वाली लाइन, ये वाली इक्वेशन यूज़ की थी, आज मैं इसका डेरिवेशन कर देता हूँ। तो बच्चे पेपर के लिए अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और पेपर में अगर ये आर्टिकल बड़े मार्क्स में आता है तो बच्चे इसके अंदर मैंने जो 2 लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन बुलाए हैं आप उनका डेरिवेशन पहले कर देना, फिर हेडिंग लगाना प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम, और फिर ये वाला डेरिवेशन कर देना। तो बच्चे ये आपको खुद को अंडरस्टूड करना है कि पेपर में क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर वो बड़े मार्क्स में आता है तो बच्चे इसका डेरिवेशन तो बस इतना सा है, तो इतने में अपने को कौन देगा पूरे नंबर? तो आपको फिर इसके अंदर जिन रिकरेंस रिलेशन को आप यूज़ कर रहे हो उनका डेरिवेशन पहले लिख दोगे एज अ लेमा के रूप में। तो मैंने कॉम्प्लेक्स की बुक में आपको बताया है कि लेमा किस तरीके से लिखते हैं। तो आप पहले वो पूरी थ्योरम लिख दोगे, मतलब ये वाले दोनों रिलेशन जो हमने डिराइव कर रखे हैं पहले की वीडियोस में, पहले वो लिख दोगे, फिर हेडिंग लगाओगे प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम, और फिर ये वाला डेरिवेशन कर दोगे। तो सीखते हैं बच्चे बेल्ट्रामी रिजल्ट बनाते कैसे हैं। इसको बोलते हैं बच्चे बेल्ट्रामी रिजल्ट। 2n प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 पी एन डैश इज इक्वल टू एन प्लस 1, पी के पैरों में n प्लस 1 माइनस पी के पैरों में n माइनस 1। हमें ये पूरी लाइन एज इट इज़ प्रूव करनी है। तो बच्चे इसके लिए आप सबसे पहले लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन 5th को बुला लो। तो हमने लास्ट वीडियोस में 5th रिलेशन प्रूव किया हुआ है बच्चे, तो आप चेक कर लेना। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पी एन डैश इज इक्वल टू एन, पी के पैरों में n माइनस 1 माइनस एक्स के पैरों में पी एन। बच्चे इसको इक्वेशन नंबर बोल दिया 1। ये कौन सा रिलेशन है? लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन 5th। अब साथ में 6th बुला लो। तो देखो 7th रिकरेंस रिलेशन यानी बेल्ट्रामी रिजल्ट प्रूव करने के लिए एक तो 5th वाले रिलेशन को बुलाओगे और एक 6th को। बच्चे 6th में हमने क्या प्रूव किया था? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पी एन डैश इज इक्वल टू एन प्लस 1 एक्स पी एन माइनस पी एन प्लस 1। तो आप ये दोनों के दोनों
रिलेशन बुला लोगे, बचे इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें n आ रहा है, और इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखूँ तो इसमें n+1 आ रहा है। तो बच्चे मैं इस वाली इक्वेशन को तो n+1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस वाली को n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने किया, इसके करने से बेनिफिट क्या होगा, बाद में जो नई समीकरणें बनेगी उनको जोड़ देंगे तो ये स्टेप से ये स्टेप कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे। तो ये करने के लिए मैंने ये स्टेप किया है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय n+1। आप समीकरण 1 को तो कर दो n+1 से, तो करो मेरे साथ बच्चे। इस पूरे स्टेप के साथ लग जाएगा n+1, ये देखो लगाया हुआ। इस n के साथ भी लग जाएगा n+1, बाकी पूरा स्टेप एज इट इज़। और ऐसे ही समीकरण 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ n से, तो बच्चे इस पूरे स्टेप के साथ लग जाएगा n। तो देखो लिखा हुआ है n इंटू दिस, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है बच्चे n से। हल्का सा ऐसे हिंट लिख दिया साइड में। अच्छा, इसको पूरी को n से किया है तो यहाँ पर इसके साथ n लग गया, तो n इंटू n+1, बाकी ये पूरा ब्रैकेट बचे। इसको इक्वेशन नंबर 4 और इसको इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 को सिंपली ऐड कर दो, तो जैसे ही ऐड करोगे बस बेल्ट्रामी रिजल्ट आ जाएगा। तो डेरिवेशन तो सिंपल सा है इसका। तो बच्चे करो 4th और 5th को ऐड, तो बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पी एन डैश, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पी एन डैश, ये तो पूरा कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, n+1 प्लस n। तो बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पी एन डैश कॉमन, अंदर बचेगा n+1 प्लस n, n+1 प्लस n इक्वल का साइन, n+1 तो कॉमन आ गया। और अंदर ये चारों स्टेप लिख दो, तो Pn-1 माइनस एक्स इंटू पी एन, Pn-1 माइनस एक्स इंटू पी एन, और प्लस करके ये दोनों स्टेप, तो एक्स पी एन माइनस Pn+1। अब बच्चे इसमें इस टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो इसको कैंसिल आउट करके दिखा दो। तो बच्चे बचेगा क्या, ये स्टेप तो एज इट इज़, n और n जुड़कर 2n प्लस 1, ये स्टेप एज इट इज़ बच्चे, ये स्टेप माइनस ये स्टेप। अब कुछ नहीं करना बच्चे, इस स्टेप में से माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और इस स्टेप में से भी माइनस कॉमन ले लो तो ये टर्म बन जाएगी प्लस की और ये बन जाएगी माइनस की, और जो माइनस इसमें से और इसमें से कॉमन लिया उसको कैंसिल आउट कर दो। तो ये हमारा क्या हो गया, बेल्ट्रामी रिजल्ट। तो बच्चे रिकरेंस रिलेशन 5th को बुलाना है, 6th को बुलाना है, 5th को n+1 से, 6th को n से, और फिर जो दो नई समीकरणें बनेगी उनको सिर्फ जोड़ना है। जोड़ने से हमारे पास डिज़ायर बेल्ट्रामी रिजल्ट आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से आप इसको करेंगे। अच्छा, नोट्स में नेक्स्ट आपके पास जो हेडिंग है बच्चे वो है रोड्रिक्स फॉर्मूला। ये मैं आपको आज की वीडियो में नहीं करवा रहा, आप पेज टर्न करें बच्चे, आपको एक और आर्टिकल मिलेगा इसमें पेज टर्न करने पर, जनरेटिंग फंक्शन। तो जनरेटिंग फंक्शंस कैसे बना है, हम इतने सारे क्वेश्चनों में इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, ये बना कैसे है उसकी डेरिवेशन पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और जो रोड्रिक्स मैंने अभी भी छोड़ा है बच्चे वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको पूरा कल की वीडियो में करवाऊंगा। आज पहले आप इस आर्टिकल को अच्छे से समझें बच्चे। हेडिंग है जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंड्री पोलिनोमियल। तो बच्चे लीजेंड्री पोलिनोमियल का जो जनरेटिंग फंक्शन होता है उसको जनरेट करके दिखाना है। तो पेपर में सीधा लिखा आएगा जनरेटिंग फंक्शन को डिराइव करो, तो आप लीजेंड्री पोलिनोमियल के, तो आपको ये आर्टिकल करके आना है। तो बच्चे हेडिंग सुने क्या है, मतलब लीजेंड्री जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है ये तो हमें पता ही है। 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर की होल पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी z की पावर n Pn(x). तो बच्चे मेरे को इसको इसके इक्वल लेकर आना है। तो बच्चे इसको अगर आगे एक्सपेंड करें तो एक्चुअल में अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखोगे तो P0 Z0, z की 0 क्या होता है 1, तो एक्चुअल में क्या बना P0। फिर बच्चे n को 1 रखेंगे तो P1 z की पावर 1 यानी P1z। ऐसे ही समेशन का मतलब तो जोड़ना होता है, ये तो प्लस प्लस लगा रहे हैं। n को 2 रखोगे तो क्या बनेगा P2 z की पावर 2, प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर आपको इस चीज़ को सोल्व करके ये बनाना है। अगर ये बन गया तो इसको तो ये लिख ही सकते हैं, क्योंकि इसको समेशन की फॉर्म में लिखोगे तो ये लिख ही दोगे, तो अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो ये इसके इक्वल प्रूव करने की बजाय हम इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे। अगर ये इसके इक्वल आ गया तो इसका मतलब इसको तो ये लिख ही सकते हैं, तो प्रूव हो गया कि ये और ये बराबर होते हैं। तो बच्चे मैं तो सिंपली LHS को बुला रहा हूँ। तो बच्चे LHS क्या है, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर की होल पावर माइनस 1/2। अब बच्चे पहला स्टेप मैंने क्या किया, इन दोनों में से माइनस का z कॉमन ले लिया। तो देखो ब्रैकेट के अंदर 1 चल ही रहा है, इन दोनों में से माइनस का z अगर कॉमन लेंगे तो माइनस का z अगर कॉमन लेंगे तो माइनस z तो कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2x
और इसमें से माइनस जेड कॉमन लिया है तो माइनस का जेड बच जाएगा। अच्छा, पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी चल रही है, माइनस का 1/2। तो वापस समझें, मैंने LHS को बुला लिया, 1 तो एज इट इज़, इन दो स्टेप में से माइनस का जेड कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 2x माइनस जेड, और इस पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी चल रही है, माइनस का 1/2। फिर रीज़न लिखा हुआ है नीचे बचे, 1 प्लस एक्स की होल पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन। तो बच्चे ये इसमें लगा दो। तो ध्यान से इसको लगाना, मैं लगा के दिखाता हूँ। तो इसने तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा सोल्व करके दिखाता हूँ जिससे आपको पता लगे ये स्टेप कैसे हुआ है। तो बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतने स्टेप को बुला रहा हूँ और उसमें ये वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ और दिखाता हूँ ये टर्म जो लिखी हुई है वो बिल्कुल सही है। तो बच्चे देखें, तो स्टेप को अपने करके देख रहे हैं। तो बच्चे अपने पास स्टेप है 1 माइनस जेड 2x माइनस जेड की होल पावर माइनस का 1/2। अब अगर मैं अपने इस चीज़ को कंपैरिजन करूं बच्चे 1 प्लस एक्स की होल पावर n वाले से, यानी इस फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले का आंसर है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन। तो बच्चे इसको अगर इससे कंपैरिजन करें तो आपको n कितना दिखाई दे रहा है, माइनस का 1/2। और बच्चे x की बात करूं तो प्लस के साथ जो भी है वो x है। आप मन ही मन सोच लो, प्लस है तो माइनस का z 2x माइनस जेड क्या हो गया, x। तो माइनस के साथ ये पूरी रकम को अपने क्या बोलेंगे, x, क्योंकि अपने को तो यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस चाहिए। तो बच्चे प्लस को कैसे सोचेंगे, प्लस लगा हुआ है समझ लो, और ये पूरी स्टेप क्या हो गई, x। तो x नेगेटिव में है, माइनस का z 2x माइनस जेड। अब बच्चे ये n और ये x यहाँ पर रख दो। तो देखो 1 प्लस n की वैल्यू है माइनस का 1/2, x का मान ये वाला कुछ है, क्या है बच्चे, माइनस का z 2x माइनस जेड। तो ये हो गया n और ये पूरा हो गया x। फिर लिखना है n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। n का मान कितना है, माइनस का 1/2। n का मान कितना है, माइनस का 1/2। फिर माइनस का लिखना है 1, नीचे क्या लिखना है, फैक्टोरियल 2 और x का स्क्वायर मतलब इस पूरे स्टेप का स्क्वायर। बच्चे जब इस पूरे स्टेप का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, जेड स्क्वायर 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इसके साथ स्टेप आ गया मल्टीप्लाई में जेड स्क्वायर 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। मैं तो मेन चीज़ सिखा रहा हूँ, ये दोनों सोल्व होके क्या बन रहे हैं। तो देखो ध्यान से, 1 चल ही रहा है, प्लस चल ही रहा है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ओवरऑल प्लस बन गया। तो बच्चे 1/2 जेड इंटू 2x माइनस जेड। इसमें और कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो बच्चे। माइनस 1/2 माइनस 1, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 और माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये है माइनस का 3/2, ये है माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस, तो 3/2। तो बच्चे ऊपर तो बना 3/2 और नीचे 2 फैक्टोरियल है, वो भी तो 2 ही होता है, तो ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा, साथ में चल रहा है जेड स्क्वायर 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। आगे और भी टर्म आएंगी, वो तो अभी लिखेंगे सोच के, पहले इतने को तो सोल्व करें। तो 1 प्लस 1/2 इंटू जेड 2x माइनस जेड। अच्छा, इस स्टेप की बात करूं, 3 को मैं नहीं लिख सकता 1 इंटू 3, और ये थोड़ी सी गलती कर गया बच्चे मैं। माइनस का 3/2 और माइनस का 1/2 बनेगा क्या, प्लस का 3/4। 2 और 2 तो मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा ना, और फिर ये वाला 2 भी है। तो बच्चे ये 2 तो 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, और ऊपर वाले 2 और ये 2 मिलकर 4 बने हैं, तो ये 4 है। तो मैंने 2 को पहले लिख दिया और 4 को बाद में लिख दिया। तो जानबूझ के 3 को लिखा 1 इंटू 3 और 4 इंटू 2 को जानबूझ के 2 इंटू 4। मुझे दिख रहा है 8 बन चुका है, मैं नहीं लिख रहा। इंटू जेड स्क्वायर 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि इसको देखकर मैं सिमेट्री बना रहा हूँ बच्चे। ये एक्सपेंशन तो अभी और भी चलना है, तो अपने इसका एक्सपेंशन और लिखें, और इसकी n टर्म उससे पहले वाली टर्म लिखना चाहें तो उसके लिए इस चीज़ को ऑब्जर्व करना जरूरी है। अब देखो प्लस एंड सो ऑन, मैं इसकी n-1 वाली टर्म बाद में लिखूंगा, पहले n वाली लिखता हूँ। n वाली कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान से, इस वाले में 1 आ रहा है, इस 1 को तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालने कोई फर्क कोई पड़ना है। आप यहाँ से सीरीज को देखो, इसमें ऊपर क्या आ रहा है 1, अगली टर्म में क्या हुआ 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो सोचो nवीं टर्म में क्या आएगा। अच्छा, इसकी तीसरी टर्म में क्या आएगा 1 3 5, ओड नंबर चल रहे हैं ना, विषम संख्याएं, 1 के बाद 1 के साथ 3, अगली में आएगा 1 3 5, तो nवीं टर्म में क्या आएगा। तो बच्चे 1 3 5 अपने आप में एक समांतर श्रेणी है, और उसका फॉर्मूला कल भी सीखा था, a प्लस n-1 इंटू डी, गैप 2 2 का आ रहा है। a का मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब 1,
डी का मतलब गैप, कितने कितने का गैप है, 2 का, तो 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2n माइनस 2, तो बचे 2n माइनस 2 प्लस 1 क्या बनेगा, -1। तो आप अगर इसकी nवीं टर्म लिखने की कोशिश करो, यहाँ तो मैं लिखूंगा n माइनस 1वीं टर्म, पहले मैं nवीं टर्म लिखता हूँ, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, और करते करते nवीं टर्म में क्या आएगा, 2n माइनस 1। फिर नीचे देखो इधर 2 है, फिर अगले स्टेप में 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो बचे एनवी टर्म में 2 4 6 ये सब आएगा, और 2 4 6 भी तो एक समांतर श्रेणी है, गैप 2 2 का आ रहा है। फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान कितना है 2, n माइनस 1, डी का मान भी कितना है 2, तो 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों से, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 2n, तो बच्चे इसकी nवीं टर्म में नीचे क्या आएगा 2n। अच्छा z की पावर 1, z की पावर 2, तो z की पावर n, 2x माइनस जेड की पावर 1, 2x माइनस जेड की पावर 2, तो 2x माइनस जेड की पावर n। एक्सपेंशन तो और भी चलता रहेगा, ये इसकी nवीं टर्म हो गई। अच्छा nवीं टर्म से पहले n माइनस 1वीं टर्म, तो वो कैसे निकालेंगे, ये टर्म निकाल ली है तो सभी n की जगह n माइनस 1 रख दो, तो देखो z की पावर क्या हो गई n माइनस 1, 2x माइनस जेड की पावर भी क्या हो गई n माइनस 1। अच्छा इधर भी n की जगह n माइनस 1 रखेंगे, तो मैं यहाँ रख के दिखा रहा हूँ, इस स्टेप में अगर n की जगह n माइनस 1 रखोगे तो 2n माइनस 1 माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 रख दिया तो बचे 2n माइनस 2, और ये तो माइनस 1 है, तो 2n माइनस 3, तो बचे इसकी nवीं टर्म क्या आएगी 1 3 5 अप टू 2n माइनस 3, उसमें ये नहीं आएगा, तो nवीं टर्म तो इससे पहले वाली हो जाएगी, तो ये nवीं टर्म है तो इससे पहले वाली n माइनस 1वीं टर्म ये होगी अपॉन 2 4 6, इस n की जगह भी n माइनस 1 रखो, मैं यहाँ रख के दिखाता हूँ, तो 2n में अगर n की जगह n माइनस 1 रख दें तो 2n माइनस 2 बनेगा, तो बच्चे इसकी tn माइनस 1वीं टर्म में आएगा 2n माइनस 2। तो ये स्टेप मैंने बच्चे नोट्स में डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि ये ऐसे बनेगा, तो बच्चे मैंने डायरेक्ट ये वाली टर्म्स लिखी हुई हैं, इसको बोला है tn माइनस 1वीं टर्म, इसको बोला है tn टर्म, इसको बोला है t1 टर्म, इसको बोला है t2 टर्म, और समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल दो कोई फ़र्क नहीं है। तो देखिए नोट्स में, तो उसने रीज़न में लिख दिया ये वाला एक्सपेंशन यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। अब आप अगर अपने नोट्स में कहीं लिखना चाहते हो तो लिख लो बच्चे, तो 1 प्लस 1/2 इंटू जेड 2x माइनस जेड, 1 इंटू 3 2 इंटू 4 जेड स्क्वायर 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसने उसको t1 बोल दिया, t2 वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप करेक्शंस कर सकते हो। ये tn माइनस 1वीं टर्म है और ये tnवीं टर्म है, मुझे लेना देना इन दो टर्म्स में से ही है, तो ये मेरी tn टर्म है और ये मेरी क्या है tn माइनस 1वीं टर्म। तो बच्चे इस तरीके से मैंने इसको काम किया है, अगर कंफ्यूज होते हो उसको t1 मत देना बच्चे, समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल दी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है बच्चों। तो ये टर्म से कंफ्यूज नहीं होना। तो बच्चे इतना स्टेप्स तो बन गया। अब इतना स्टेप बनने के बाद मैंने इस पूरी इक्वेशन को एक बार इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, tn टर्म को बुला रहा हूँ, तो आप इस लाइन से कंफ्यूज मत होना। नाउ करके लिख क्या रहा है कि tn टर्म में से z की n का कोफिशिएंट छांटना है, तो पहले tn टर्म को पूरा देखते हैं कि z की n का कोफिशिएंट आता क्या है। अब कई बच्चे कहेंगे सर z की n तो दिख ही रहा है और उसका कोफिशिएंट ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आ जाएगा, तो बच्चे ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। अभी इसके अंदर एक्सपेंशन लगेगा और ये एक्सपेंशन खोलने के बाद इसमें भी z की टर्म्स आएंगी, उसकी वजह से ये z की n अंदर मल्टीप्लाई करने पर जब z की n बनाएगा तो वो वाला कोफिशिएंट z की पावर n का कोफिशिएंट होगा। तो आप पहले इस tn टर्म को बुलाओ और इसको अलग से सोल्व करो। तो देखो मैंने tn टर्म को बुला लिया, तो मैंने बुलाया, देखो tn टर्म 1 3 अप टू 2n माइनस 1, 1 3 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन में 2 4 अप टू 2n, 2 4 अप टू 2n, z की पावर n एज इट इज़, और बचे 2x माइनस जेड की पावर n में एक्सपेंशन लगा दिया। क्या लगाया एक्सपेंशन मैं बताता हूँ बच्चे, बच्चे 2x माइनस जेड की n में जो एक्सपेंशन लगाया है वो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ बच्चे। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, फर्स्ट माइनस सेकंड की पावर n। पहले प्लस के लिए याद करते हैं बच्चे, प्लस के लिए होता है फर्स्ट की पावर n, nc1, फर्स्ट की पावर इन दोनों का माइनस, सेकंड की पावर जो पैरों में है, ऐसे ही nc2, फर्स्ट की पावर इन दोनों का माइनस और सेकंड की पावर जो पैरों में है, ऐसे करके लिखते हैं बच्चे। और ऐसे करके nवीं टर्म लिखनी है तो nCn, फर्स्ट की पावर इन दोनों का माइनस और सेकंड की पावर जो पैरों में है, ये होता है बच्चे फर्स्ट प्लस सेकंड की n का। ऐसे ही अगर फर्स्ट माइनस सेकंड की पावर n है तो बच्चे अल्टरनेट आ जाएंगे, मतलब इधर माइनस, बाकी फॉर्मूला सेम, इधर प्लस,
फिर अगली माइनस, फिर अगला प्लस, इस तरीके से। तो बच्चे अपने को जो एक्सपेंशन लगाना है वो किस टर्म का लगाना है, देखो 2x माइनस जेड की पावर n का, उसने इस स्टेप में डायरेक्ट लगाया हुआ एक्सपेंशन। मैं खोल के दिखाता हूँ ये स्टेप। तो बच्चे 2x माइनस जेड की पावर n का देखते हैं। तो मैंने जानबूझ के आपके लिए इसी के नीचे लिखा। अच्छा, उससे पहले कुछ टर्म, NC1 की वैल्यू कितनी होती है n, NC2 का मान कितना होता है n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2। इससे ज़्यादा की बात करनी नहीं है अपने को। वैसे NC3 क्या होता है n माइनस वन n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ठीक है बच्चों, यहाँ देखो फर्स्ट की n, बचे फर्स्ट की जगह कौन है 2x, तो बचे 2x की पावर n, फिर लगाना है माइनस, NC1 का मान हमने अभी भी पढ़ा है n होता है। अच्छा, फर्स्ट की पावर n माइनस वन, फर्स्ट में है कौन 2x, तो बचे 2x की पावर n माइनस वन, और सेकंड की पावर करनी होती है 1, सेकंड में है कौन z, तो बचे z की पावर 1। इससे अगला स्टेप NC2 वाला लिखना चाहो तो लिख दो, हमें जरूरत है ही नहीं तो मैं लिख भी नहीं रहा, मैं तो सिर्फ लास्ट टर्म सोच के देखता हूँ। NCN का मान भी 1 होता है बच्चे, NCN का मान भी कितना होता है 1, याद रखना। तो NCN का मान 1 हो गया। फर्स्ट की पावर n माइनस एन, फर्स्ट में है कौन 2x, तो बचे 2x की पावर n माइनस एन, n और n तो कटकर 0 बन गया, किसी की पावर 0 1 होता है, तो 2x की तो 0 बन गई, ये ऐसे लिख दो n माइनस एन, और सेकंड की n, तो z की पावर क्या कर देंगे n, तो ये तो बच्चे किसी की पावर 0 1 होता है, तो बचा क्या z की पावर n। तो बच्चे ये फाइनली स्टेप बना 2x की होल पावर n माइनस n इंटू 2x की होल पावर n माइनस 1 इंटू जेड की 1, और ये स्टेप। अच्छा, इसमें एक काम और कर लो, साथ में माइनस 1 की पावर n लगा लो, क्योंकि मुझे नहीं पता प्लस माइनस अल्टरनेट कहाँ तक चलेंगे, तो ये वाला, इसलिए यहाँ पर n के ऊपर क्या लगा लो, यहाँ पर क्या साथ में लिख लो -1 की n। तो नोट्स में ये करेक्शन कर लो, z की n के साथ लिख लो -1 की n। तो ये एक्सपेंशन तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा बच्चे, ये देखो 2x की पावर n, 2x की पावर n माइनस n इंटू 2x की पावर n माइनस 1 इंटू जेड की 1 माइनस n इंटू जेड 2x की पावर n माइनस 1। अगली टर्म लिख के दिखा दी, जरूरत नहीं है इस टर्म को लिखना या ना लिखना, कोई फ़र्क नहीं है, बाकी तुम्हें मैं लिखा के दिखा देता हूँ। NC2 का मतलब क्या है n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फर्स्ट की n माइनस 2, फर्स्ट में है कौन 2x, तो 2x की पावर n माइनस 2, और सेकंड की पावर 2, सेकंड में है कौन z, तो z की पावर 2। तो ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। अच्छा, इसमें z की n के साथ लगा लो -1 की पावर n। हालांकि इस टर्म की जरूरत नहीं है, पर अपने फिर भी लिख रहे हैं तो सही लिखें। तो बच्चे इतना काम कर लेते हैं। अब बच्चे इस पूरे स्टेप में से मुझे छांटना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जेड की पावर n। अब देखो तुम्हें तो पहले ही दिख रहा था जेड की n का कोफिशिएंट, जबकि मेरे को नहीं दिख रहा था, मुझे इसका एक्सपेंशन और करना था तो मैंने किया। और अब देखो कि जेड की n का कोफिशिएंट क्या आ रहा है। तो बच्चे जेड की n का कोफिशिएंट ले रहे हैं, तो जेड की n को तो लेंगे नहीं, बस उसका कोफिशिएंट छांट लेंगे। तो देखते हैं कि इस जेड की n को अंदर किस में मल्टीप्लाई करने से जेड की n बनता है। देखो ये स्टेप पूरा इन सब से मल्टीप्लाई होना है, पर मुझे सिर्फ कोफिशिएंट जेड की n का लेना है। तो देखो ये जेड की n जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसमें तो जेड है ही नहीं, तो इसका मतलब जेड की n नहीं बनेगा, तो ये जेड की n का क्या है कोफिशिएंट। तो ये स्टेप के साथ ये स्टेप आएगा, ये जेड की n का कोफिशिएंट आ गया। अब ये देखना आगे कहीं बन तो नहीं रहा जेड की n, वैसे जेड की n जब इससे होगा तो जेड की 1 और जेड की n मिलकर जेड की n+1, पर अपने को तो जेड की n+1 से मतलब ही नहीं है। ऐसे ही जेड की n जब इससे होगा तो जेड की n+2, तो बच्चे जेड की n+2 से भी मतलब ही नहीं है, और जेड की n और जेड की n जेड की 2n उससे भी अपने को मतलब नहीं है। तो इसका मतलब जेड की n का कोफिशिएंट अपने को सिर्फ और सिर्फ पहली टर्म से मिल रहा है, तो ये बंदा इस स्टेप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हमारा जेड की n का कोफिशिएंट है। तो लिखा कोफिशिएंट ऑफ जेड की n इज़ 1 3 अप टू 2n-1, 2 4 अप टू 2n, और बच्चे यहाँ से 2x की होल पावर n। ये कोफिशिएंट है tn टर्म में z की पावर n का, तो tnवी टर्म में z की n का कोफिशिएंट ये कुछ है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बच्चे, ऊपर तो 1 3 2n-1 चल ही रहा है। अच्छा, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें से भी आ गया, इसमें से भी आ गया, और इसमें से भी आ गया। कितनी बार लिखा हुआ है ये n तक स्टेप है, तो इसका मतलब 2 अगर पूरे में से कॉमन लोगे तो 2 इसमें से भी आ जाएगा, इसमें से भी, इसमें से भी, तो 2 की पावर n कॉमन आएगी। तो 2 की पावर n कॉमन, जैसे सोचो अगर ये 2 स्टेप हैं, इनमें से 2 कॉमन लें तो 2 इसमें से भी आ गया, इसमें से भी आ गया, तो 2 की पावर 2 आई कॉमन। तो ऐसे करके n स्टेपों में लोगे तो 2 की पावर n कॉमन, और जब 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 2, और इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये सिर्फ बचेगा n। अच्छा, इसमें 2 की पावर n को अलग कर दो, x की पावर n को अलग कर दो। अच्छा, 2 की n से 2 की n क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ऊपर तो बना 1 3 अप टू 2n-1,
और साथ में चल रहा है x की पावर n, 2 की n से 2 की n कैंसिल आउट। अच्छा 1 to n को क्या लिख सकते हो बच्चे, तुम्हें पता होना चाहिए n फैक्टोरियल क्या होता है, n माइनस वन अप टू 3 2 1, यानी 1 2 3 अप टू n को लिखते हैं n फैक्टोरियल। तो 1 2 3 अप टू n को लिखते हैं n फैक्टोरियल। तो मैंने इस स्टेप को लिख दिया बच्चे n फैक्टोरियल। तो बच्चे nवी टर्म के अंदर z की n का कोफिशिएंट ये कुछ आ गया, इसको एक बार मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप बच्चे, ये तो मैंने इसमें z की n का कोफिशिएंट छांटा है, ऐसे ही मैं इसमें से छांटूंगा और सिमिलरली इन बाकी सब में से भी छांटूंगा। तो बाकी सब में से नहीं छांटेंगे हम, तो बस इसमें से और छांट लेते हैं। तो बच्चे इसमें से भी z की पावर n का लेना है। तुम सोचोगे टर्म तो tn माइनस वन है, अरे कोई बात नहीं, लेनी सेम चीज़ है। तो हमें z की n का कोफिशिएंट छांटना है, उसके लिए इसमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा, एक्सपेंशन। तो 2x माइनस जेड की n माइनस वन का एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा, वो लगाते हैं। पर उससे पहले उसने क्या किया, उसने पहले ये tn माइनस वनवी टर्म पूरी की पूरी बुला ली। तो मैंने नीचे लिखी हुई है बच्चे देखो। तो वो क्या कह रहा है, अब हमारा टास्क है tn माइनस वनवी टर्म में से z की पावर n का कोफिशिएंट को छांटना। तो बच्चे tn माइनस वनवी टर्म है क्या, ऊपर से देख के लिख दी मैंने, 1 3 अप टू 2n माइनस 3, 2 4 अप टू 2n माइनस 2, z की पावर n माइनस 1, 2x माइनस जेड की पावर n माइनस 1, एज इट इज़ बुला ली। अब बच्चे इसमें से छांट रहा हूँ जेड की n का कोफिशिएंट, पर उससे पहले एक काम कर रहा हूँ, मैं इस पूरे स्टेप को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2n माइनस वन अपॉन n से। ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब इसमें से जेड की n का कोफिशिएंट छांटेंगे तो वो इस तरीके से बनाएंगे कि वो tn जैसा दिखता हो, उसमें tn जैसी टर्म्स आती हों। तो बच्चे इसमें देखो 2n माइनस 3 तक आ रहा है, तो इसमें 2n माइनस वन तो आ ही नहीं रहा, और जबकि इस वाले tn में 2n माइनस वन आ रहा है। तो बच्चे एक तो इसकी कमी है। अच्छा नीचे n फैक्टोरियल है तो कहीं ना कहीं n चाहिए, जबकि यहाँ पर अपने पास नीचे 2n माइनस टू है, तो अपने को n की कमी खलेगी, तो अपने को n भी चाहिएगा। तो थोड़ा सा आइडिया दिए, तो मैं आपके इसके z की n का कोफिशिएंट छांटूंगा, जो वो इस टर्म्स के अंदर अंदर जैसा ही बनाऊंगा, पूरा ऐसा नहीं आएगा, पर उसमें भी ऐसी ऐसी चीज़ें लानी है। तो बच्चे फिर उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, इस पूरे स्टेप को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2n माइनस वन अपॉन n, इसी स्टेप से पूरे को मल्टीप्लाई और इसी स्टेप को पूरे से डिवाइड। तो थोड़ा लिखने का तरीका देखना बच्चे, 1 3 2n माइनस थ्री चल ही रहा है, 2 4 2n माइनस टू चल ही रहा है। अच्छा इसमें से 2 कॉमन ले लिया, इतने इतने में से 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बनेगा n, और ये बन जाएगा 1, तो n माइनस वन। तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया n माइनस वन। अच्छा किससे मल्टीप्लाई किया है, 2n माइनस वन अपॉन n से, तो 2n माइनस वन अपॉन n से मल्टीप्लाई और इसी स्टेप से डिवाइड। बच्चे सोचो जब इस स्टेप को अपॉन में लिखेंगे, इस पूरे के अपॉन में लिखेंगे 2n माइनस वन अपॉन n, तो बच्चे ये स्टेप ऊपर चला जाएगा और ये स्टेप नीचे, तो n ऊपर चला गया, 2n माइनस वन नीचे। अब वैसे देख लो भाई, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं वो कट जानी चाहिए, कट रही है, देखो n से n कट रहा है, 2n माइनस वन से 2n माइनस वन कट रहा है। तो आप इस तरीके से लिखोगे ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला स्टेप, पहले 2n माइनस वन अपॉन n का मल्टीप्लाई, फिर इसी स्टेप का हमने डिवाइड किया है, पर वो डिवाइड करते हैं तो पलट जाती है रकम, तो ये n ऊपर चला जाएगा, 2n माइनस वन नीचे चला जाएगा, तो n ऊपर और 2n माइनस वन नीचे। या ऐसे देख लो, n से n कट गया, इससे ये कट गया, यानी ये वही स्टेप बन गया। अच्छा जेड की n माइनस वन चल ही रहा है, 2x माइनस जेड की n माइनस वन चल ही रहा है। अब जो नेक्स्ट पेज पे स्टेप लिखा हुआ है वो थोड़ा सा मैं यहीं समझा देता हूँ बच्चे। 2n माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब वो नेक्स्ट पेज पे चीज़ लिखेगा वो लिखेगा 1 3 अप टू 2n माइनस वन, क्योंकि ये टर्म तो भैया इससे पहले की है, हमने प्रूव भी की थी। tn माइनस वन में जो 2n माइनस थ्री आता है, और जबकि tn में 2n माइनस वन तक आता है, उससे पहले वाला स्टेप भी तो 2n माइनस थ्री है। तो बच्चे नेक्स्ट स्टेप में जब कॉपी में नोट्स में आप देखोगे तो वो ये टर्म लिखता ही नहीं है, वो लिखने का सेंस ही नहीं है, क्योंकि अब 1 3 अप टू कहाँ तक लिख रहे हैं, 2n माइनस वन, तो उससे पहले ऑब्वियस बात है क्या रहा होगा, 2n माइनस थ्री। तो वो क्या लिखता है नेक्स्ट पेज पे, 1 3 अप टू सीधा 2n माइनस वन। इस टर्म को लिखना वो ज़रूरी नहीं समझता, और लिखेगा भी क्यों, जब वो 1 3 अप टू यहाँ तक लिख रहा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है, इससे पहली वाली टर्म उसमें आएगी, उससे भी पहले वाली आएगी, ऐसी 3 के बाद वाली आएगी, तो वो 1 3 अप टू सीधा 2n माइनस वन लिखता है। तो आप ये मत समझना ये गायब कहाँ हो गया, कहीं गायब नहीं हुआ, इसको बस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसके बाद वाली टर्म हमारे पास है, तो आपको उससे पहले वाली सारी टर्म्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नोट्स में आप देखोगे तो 1 3 अप टू आपको लिखा हुआ मिलेगा 2n माइनस वन। उसके अलावा क्या मिलेगा
बच्चे आपको नेक्स्ट पेज पे स्टेप जो मिलेगा वो मिलेगा बच्चे, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। अब 2 की पावर कितनी कॉमन आएगी, ये लास्ट टर्म क्या है n-1, तो 2 2 2 कॉमन आएगा कितनी बार, n-1 बार। तो आपको नेक्स्ट पेज पे जो स्टेप लिखा हुआ मिलेगा उसमें लिखा हुआ मिलेगा 2 की पावर n-1। और बच्चे अगर 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा 1, ये बनेगा 2, और इसमें से 2 कॉमन ही आ गया तो ये क्या बचेगा n-1। तो आपको पेज पे लिखा हुआ मिलेगा 2 की पावर n-1 कॉमन, और अंदर लिखा हुआ मिलेगा 1 2 अप टू n-1। उसके अलावा ये n अलग से लिखा हुआ मिलेगा, ये वाला ऊपर वाला n भी लिखा हुआ मिलेगा, ये इतनी इतनी चीज़ एक साथ लिखी हुई मिलेगी, ये टर्म नहीं लिखी हुई होगी। इसको मैंने बता ही दिया क्या लिखना है, ये वाला n और ये वाला n एक साथ लिखा हुआ मिलेगा, यानी n/n, ये n/n ही है। और नीचे क्या लिखा हुआ मिलेगा 2n-1, और क्या लिखा हुआ मिलेगा z की पावर n-1। और नेक्स्ट पेज पे इसका एक्सपेंशन खोल के लिखा हुआ है, तो मैं इसका एक्सपेंशन आपको वाइट पेज पे पहले ही समझा देता हूँ कि इसका एक्सपेंशन खुलकर क्या आएगा। अब की बार है 2x माइनस जेड की पावर n-1, तो फ़र्क देखो क्या आएगा। तो इसको वाइट पेज पे हम देखते हैं बच्चे, कैलकुलेशन को समझना, इसके साथ रिलेट करना। 2x माइनस जेड की पावर अब की बार n-1 है बच्चे, अब की बार n नहीं है, n-1 है, तो फॉर्मूले में भी सारे n की जगह n-1 आएगा। तो देखो फर्स्ट की पावर n, बच्चे फर्स्ट की जगह है कौन 2x, तो 2x लिखेंगे। उसकी पावर n लिखनी होती है अगर ये n होता है, अब की बार तो n-1 है, तो पावर कितनी लिखूंगा n-1, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस आएगा फिर यहाँ पे। अच्छा इधर लिखते थे nc1, और nc1 का मान होता है n, पर भैया इधर तो n है ही नहीं, इधर तो n-1 है, तो इधर भी n-1 लिखेंगे। n-1 c1 भी क्या होगा n-1, तो जैसे nc1 n होता है वैसे ही n-1 c1 क्या होगा n-1, तो ये आ जाएगा। अच्छा फर्स्ट की पावर n-1, फर्स्ट में है कौन 2x, तो 2x की पावर n तो है ही नहीं, n की जगह क्या है n-1, और एक -1 और करना है तो n-2 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड की पावर करनी है 1, बच्चे सेकंड की जगह काम कौन कर रहा है z, तो z की पावर आएगी 1। तो आपको नोट्स में ये स्टेप लिखा हुआ मिलेगा बच्चे। और करते करते लास्टवी टर्म की बात करूँ तो उसमें भी -1 की पावर तुम लिख लेना, n-1 लिखा नहीं हुआ नोट्स में, वो मैं लिख दूंगा आपके अब साथ साथ। और बच्चे जो z यानी सेकंड है उसकी पावर ये वाली, तो बच्चे z की पावर क्या लिखोगे n-1, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको 2x माइनस जेड की पावर n का एक्सपेंशन। तो बच्चे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे वापस सुन लो क्या आएगा, 1 3 अप टू 2n-1, ये लिखेगा ही नहीं। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो n-1 पावर तक कॉमन आ जाएगा, और ये बन जाएगा 1 2 अप टू n-1। ये n और ये n साथ साथ लिखे हुए मिलेंगे, ये 2n-1 अलग से लिखा हुआ मिलेगा, ये स्टेप लिखा हुआ मिलेगा, और इसका एक्सपेंशन जो मैंने वाइट पेज पे अभी अभी लिखा है वो लिखा हुआ मिलेगा। और करेक्शन हम कर लेते हैं जो करनी है हमें। तो देखो 1 3 अप टू 2n-1, नीचे 2 की पावर n-1, साफ साफ लिख लेना 2 की पावर n-1, 1 2 अप टू n-1 बच गया, n/n एक साथ लिखा हुआ मिल गया, 1/2n-1, z की पावर n-1, और इधर वो वाला एक्सपेंशन तो वो वाइट पेज से मिला लेना, बस साथ में यहाँ पर लिखना चाहो तो -1 की पावर n। हालांकि इस टर्म से मुझे लेना देना नहीं है क्योंकि मैं कोफिशिएंट छांटूंगा z की n के, और z की n के कोफिशिएंट मुझे यहाँ से मिलेंगे ही नहीं। तो बच्चे मेरे को किस टर्म से मिलेंगे वो मैं देखता हूँ, उससे पहले थोड़ा सेट करता हूँ। तो बच्चे 1 3 अप टू 2n-1 एज इट इज़, 2 की पावर n-1 एज इट इज़। अच्छा इस वाले n को अंदर भेज दिया तो 1 2 n-1 और साथ में मल्टीप्लाई में लिख दिया n, लिख सकते हैं। अब सिर्फ ऊपर बच गया n और नीचे बच गया 2n-1, तो ये वाला n बस मैंने इसके साथ लिख दिया और कुछ नहीं किया। n/2n-1 चल ही रहा है, z की n-1 चल ही रहा है, ये पूरा एक्सपेंशन एज इट इज़ चल रहा है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं की, बस करेक्शन कर ही रहे हो तो -1 की n यहाँ लगा देना, इतना कर दो। अब जो टिक लगाया हुआ है वो क्यों लगाया हुआ है वो समझना। अब मेरे को इस पूरे स्टेप में से z की n का कोफिशिएंट छांटना है, तो पहले मुझे ये ऑब्जर्व करना है कि ये बंदा इनमें से किसके साथ मल्टीप्लाई होकर z की पावर n बनाएगा। एक बार ध्यान से सोचो, ये बंदा इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसमें तो z है ही नहीं, तो z की पावर n-1 बन रही है, मुझे तो कोफिशिएंट z की n का चाहिए, तो ये टर्म मेरे काम की नहीं है। अच्छा ये बंदा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो z की पावर 1 है और ये z की पावर n-1 है, तो बचे z की -1 और z की +1 कैंसिल आउट, तो z की पावर कितनी बनेगी n। इसलिए मैंने इस स्टेप को टिक किया हुआ है क्योंकि ये स्टेप और ये स्टेप मल्टीप्लाई होकर z की n का कोफिशिएंट मुझे देंगे। अच्छा बाकी कोई भी नहीं देगी, चाहिए ये वाली चेक कर लो,
जेड की n माइनस वन और जेड की n माइनस वन, ये तो जेड की 2n माइनस टू बन गया और मुझे तो जेड की n से मतलब है, तो सिर्फ ये टर्म बनाएगी जेड की n कोफिशेंट। तो बच्चे इस टर्म का इससे मल्टीप्लिकेशन लिख दो और जेड मत लिखना क्योंकि वो हमें कोफिशेंट लेना है, तो जेड की n को नहीं लिखेंगे। तो नोट्स में ये गलती है, इस स्टेप को अच्छे से काट लो, ये नहीं आएगा। काट मैं पहले भी सकता था पर फिर वो आपको समझ ना आती बातें हैं, तो जहाँ जहाँ गलती आ रही है नोट्स में वहाँ मैं लाइव वीडियो के अंदर ही सही करवा रहा हूँ, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो और आपको वो स्टेप समझ में आए। तो बच्चे इस टर्म में से जेड की n का कोफिशिएंट छांट रहे हैं, तो छंटवाओ मेरे को। 1 3 अप टू 2n माइनस वन पूरी टर्म आ जाएगी, 2 की पावर n माइनस वन एज इट इज़। अच्छा 1 2 अप टू n, इसको पिछले आर्टिकल की तरह बिल्कुल अभी इसके अंदर जो पहला स्टेप किया था 1 2 अप टू n को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल। अच्छा n चल ही रहा है, 2n माइनस वन आएगा ही आएगा, और जेड की n का तो कोफिशिएंट अब बना ही रहे हैं इस टर्म के साथ, तो आएगा क्या, एक तो माइनस, तो ये माइनस देखो आगे लिखा हुआ है n माइनस वन, तो n माइनस वन, जेड तो लिखना ही नहीं क्योंकि ये तो मिलकर जेड की n बना देंगे और उसका तो कोफिशिएंट ले रहे हैं, तो जेड को तो लिखेंगे नहीं। 2x की पावर n माइनस टू, 2x की पावर n माइनस टू, तो ये पूरा स्टेप मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है माइनस ये रहा। अब आगे करो, माइनस तो एज इट इज़ 1 3 अप टू 2n माइनस वन चल ही रहा है, 2 की n माइनस वन चल ही रहा है, n फैक्टोरियल चल ही रहा है, n अपॉन 2n माइनस वन, n अपॉन 2n माइनस वन, इस n माइनस वन को पहले लिख दिया तो ये रहा। अच्छा 2 की पावर n माइनस टू को लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस वन और 2 की पावर माइनस वन, जोड़ के देखो बच्चे, बेस से मैं पावर जुड़ जाएंगी, तो माइनस वन और माइनस वन जुड़कर क्या बनेगा, माइनस टू, तो 2 की पावर n माइनस टू, तो 2 की पावर n माइनस टू ही बन रहा है। इसको बस मैंने ब्रेक करके लिख दिया, 2 की n माइनस वन अलग और 2 की माइनस वन अलग, और x की n माइनस टू को एक साथ लिख दिया। अब बच्चे 2 की n माइनस वन से 2 की n माइनस वन क्या हो गया, कैंसल आउट, माइनस चल ही रहा है, 1 3 अप टू 2n माइनस वन, अपॉन में फैक्टोरियल n चल ही रहा है, n चल ही रहा है। अच्छा ये 2 इनवर्स को नीचे लेकर जाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये रहा वो वाला 2, n माइनस वन एज इट इज़, 2n माइनस वन एज इट इज़, और x की पावर n माइनस टू एज इट इज़। ये बचे tn माइनस वन वी टर्म में z की पावर n का कोफिशिएंट है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 3। तो जैसे मैंने tn में z की n का लिया वो कुछ आया, tn माइनस वन में z की n का ये कुछ आया, और इन सबको अरेंज कर देते हैं। तो अरेंज बच्चे पीछे से कर रहे हैं, तो तुम tn वाली टर्म दिखाता हूँ तुम्हें मैं। tn वाली टर्म में ना देखो ध्यान से, 1 3 अप टू 2n माइनस वन आ रहा है, n फैक्टोरियल आ रहा है, और इसमें भी ये आ रहा है, तो ये पूरा में से क्या आ जाएगा, कॉमन। तो सोचो जब मैं tn माइनस टू वाली टर्म के अंदर z की n का कोफिशिएंट छांटूंगा तो उसमें भी 1 3 अप टू 2n माइनस वन आएगा, नीचे n फैक्टोरियल आएगा ही आएगा, तो वो पूरे में से क्या आ जाएगा, कॉमन। तो उसने यही लिखा हुआ है, सिमिलरली द कोफिशिएंट ऑफ z की n, या ऐसे लिख दो z की पावर n इन tn माइनस टू tn माइनस थ्री कैन बी डिटरमाइन। इसी तरीके से हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो बच्चे 1 से लेकर 2n माइनस वन तक टर्म सभी में आएगी, फैक्टोरियल n भी सभी में आएगा, क्योंकि देखो tn माइनस वन में अगर इतनी इतनी चीज़ आ रही है और tn में भी देखो ये चीज़ आ रही है, दिखाता हूँ आपको। तो आपके पास भी नोट्स हैं बच्चे, ध्यान से देखेंगे, 1 3 अप टू 2n माइनस वन और n फैक्टोरियल, ये इसमें भी आ रहा है और tn माइनस वन में भी आ रहा है, तो tn माइनस टू में भी आएगा, तो पूरे में से कॉमन आ जाएगा। तो देखो 1 3 5 अप टू 2n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n, तो कॉमन आ गया। और tn में क्या बचा हुआ है, देखो tn टर्म में अब अलग से क्या बच गया, x की पावर n, तो सबसे पहले लिखा x की पावर n। अच्छा tn माइनस वन में ये और ये चीज़ कॉमन लेने पर क्या बचा, माइनस n बाई टू, n बाई टू, n माइनस वन, n माइनस वन, 2n माइनस वन, 2n माइनस वन, x की पावर n माइनस टू, प्लस आगे वो tn माइनस टू के कोफिशिएंट तो हमने छांट के देखे नहीं, तो बस डॉट डॉट करके छोड़ दिया। मतलब यहाँ पर तुम लिखोगे tn माइनस टू वाली में z की n का कोफिशिएंट, लिखना नहीं है, बस तुम्हें ऐसे करके छोड़ना है। अब मैंने नीचे नोट्स में लिखा हुआ है बच्चे, इस पूरे स्टेप को pnx मैं दिखाता हूँ, ये pnx कैसे है। आपको जब मैंने लीजेंड्री वाला चैप्टर ये स्टार्ट करवाया था तो पहली पता नहीं दूसरी वीडियो में मैंने लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके एक y1 की वैल्यू निकाली थी और एक y2 की, और जो y1 आंसर था उसको मैंने बोला था pnx। मैं मैच करवाता हूँ कि ये बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा y1 का मान था, तो मैं दिखाता हूँ। अच्छा y1 उधर जो निकाला था उसमें a0 कुछ था और a0 की वैल्यू हमें उस दिन पता नहीं थी, a0 ये कुछ आ रहा है, a0 ये कुछ आ रहा है। मैच करवाता हूँ मैं तुम्हें, तो मैं पेज पलटता हूँ बच्चे, आप भी अपने नोट्स में लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर की स्टार्टिंग निकाल लें जहाँ पर आपने y1 निकाला था। तो मैं दिखाता हूँ वो आर्टिकल, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा है। तो काफ़ी वीडियोस कर चुके हैं बच्चे हम,
सिलेबस अच्छे से कवर अप कर रहे हैं। तो बच्चे देखें ध्यान से, ये वाला आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई सॉल्यूशन माना था जिसमें 2 टर्म एक्स्ट्रा थी, उनके कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन किया था, बड़ा सारा आर्टिकल, सिंपल सी कैलकुलेशन। तो बच्चे ये आर्टिकल हमारे पास लिखा हुआ पड़ा है, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ y1, ये देखो, और फिर उससे मैच करवाता हूँ। तो मैंने ये पेज भी पकड़ रखा है, और यहाँ पर देखो बच्चे, आपके भी नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं मैच करवाता हूँ। देखो, मैंने इस पूरी टर्म को ही बोला था कि इस सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं, Pn(x). अब देखो, उधर उस दिन a0 नहीं पता था, आज a0 का मान अपने पास उधर लिखा हुआ पड़ा है 1/3 अप टू 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n। अच्छा, आपको हो गया x की n आ रहा है, इधर x की n है, और उधर भी चेक करवाता हूँ मैं आपको। ये देखो, देखो ध्यान से, x की पावर n, ये पूरा तो a0 हो गया, ये पूरा तो क्या हो गया, a0, x की n। अगली टर्म याद रखना क्या आई हुई है, n/2 n-1 2n-1 x की n-2। मैच करवाता हूँ, वही आई हुई है, देखो ध्यान से, n-1 2n-1 विद नेगेटिव साइन और x की पावर n-2। ऐसे ही मैंने tn-2 निकाला नहीं, वो ये कुछ आता। तो बच्चे ये पूरा का पूरा Pn(x) को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम प्रीवियस आर्टिकल, हल्का सा याद रह जाएगा तुम्हें, फ्रॉम प्रीवियस आर्टिकल। बिल्कुल ये बच्चे बात किसको शो कर रही है, Pn(x) को। तो बच्चे इसका मतलब आपने क्या देखा, जब आपने सारे टर्म में से z की n के कोफिशिएंट लिए तो वो Pn(x) बना रहे हैं। तो Pn किन का कोफिशिएंट है, z की पावर n का। ऐसे सोचो, अगर मैं Tn टर्म में z का कोफिशिएंट छांटता, Tn-1 में भी z का कोफिशिएंट छांटता, तो उसको नाम क्या देता, P1 z की 1। भाई ये z की n का कोफिशिएंट है, तो इसका नाम आया Pn। तो अगर मैं Tn वाली टर्म के अंदर z की 1 का कोफिशिएंट छांटता तो इसका नाम आता P1, और साथ में वो लिखता मैं z। ऐसे Pn के साथ लिखूंगा z की n। तो बच्चे कुल मिलाकर अपने इस स्टेप को ही कैलकुलेशन में कर रहे थे। तो इस स्टेप की पूरी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, जब सिर्फ कॉन्स्टेंट्स छांटोगे तो 1, P1 छांटोगे तो z की 1 के कोफिशिएंट होंगे वो, P2 छांटोगे तो z की 2 के कोफिशिएंट होंगे, Pn छांटोगे तो z की n के कोफिशिएंट होंगे, Pn+1 छांटोगे तो z की n+1 के कोफिशिएंट होंगे। और बच्चे इस चीज को आप लिख सकते हो समेशन n = 0 से इन्फिनिटी Pn(x) z की पावर n। n को 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, तो ये सारी टर्म बन जाएंगी। तो इसका मतलब ये इसके बराबर होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये लाइन को ध्यान से समझना, ये चीज़ Pn(x) बनी, और ये किसके कोफिशिएंट थे, z की n के, क्योंकि मैंने हर टर्म में से z की n का कोफिशिएंट छांटा था। ऐसे ही अगर मैं हर टर्म में से, इनकी हर एक टर्म में से अगर मैं बच्चों z की 1 का कोफिशिएंट छांटूंगा तो उसका नाम आएगा P1। तो P1 किसका कोफिशिएंट है, z की 1 का। ऐसे ही P2 z की 2 का, और ऐसे ही कांस्टेंट के लिए सिंपल क्या यूज करोगे, 1। तो बच्चे 1 P1 z, मतलब 1 का मतलब z की 0 का कोफिशिएंट। ऐसे P1z प्लस P2z² अप टू Pn z की n, और इस पूरे को समेशन में आप ये लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ इसके बराबर में चल रही थी। तो यही हमारा क्या है बच्चे, डिज़ायर आंसर। तो बच्चे अपने नोट्स में अगर आप देखोगे तो इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट है हाइपरज्योमेट्रिक, पर अभी हमने रोड्रिक्स फॉर्मूला छोड़ा हुआ है, वो मैं आपको कल की वीडियो में भेजूंगा। इसी के साथ यूनिट 3 का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हाइपरज्योमेट्रिक अभी कल एक वीडियो और आएगी, उसके बाद कंप्लीट होगा। फिर हाइपरज्योमेट्रिक और कर देंगे तो पूरा यूनिट 3 पैक हो जाएगा अच्छे से। फिर मैं करवाऊंगा आगे के नोट्स में जो यूनिट 1 और 2 किया हुआ है, उसके बाद पेपर 1 की वीडियोस आएंगी। अच्छा, उसके अलावा आप मेरे को बच्चे ग्रुप के अंदर मैसेज करना अगर आपने ये वीडियो देख ली है। और उसके बाद मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, जो पेपर 1 है हमारा बच्चे, उसके अंदर जो 2nd यूनिट है उसके लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रिंग का होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो BSc 3rd ईयर में रिंग की बुक करवाई हुई है, मैं उसकी डेफिनेशंस की वीडियोस आपको भेज देता हूँ। वो हमारी सिलेबस में नहीं है, बट रिंग अगर आपको पता ही नहीं होगी तो आप पॉलिनोमियल रिंग और यूक्लिडियन रिंग वाले चैप्टर नहीं कर पाएंगे। तो जब आप ये वीडियो देख लें और मेरी ये बात को सुन लें तो आप मैसेज कर देना कि हाँ सर, ग्रुप के अंदर पेपर 1 के अंदर आप रिंग की BSc 3rd ईयर वाली वीडियोस डाल दो, जिससे हम रिंग वाला बेसिक एक बार याद कर ले जो हमने 3rd ईयर में पढ़ा था। क्योंकि बच्चे वो रिंग तुम्हें अगर आता होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ तुम्हें आती होंगी, तब तुम उसकी यूनिट नंबर 2 परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज यूनिट 2 तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो बच्चे अगर आपने ये वीडियो देख ली है और आपने मेरी ये बात सुनी है तो आप मुझे ग्रुप के अंदर ही मैसेज करेंगे, जो ग्रुप आपका MSc प्रीवियस का बना रखा है उसके अंदर आप मैसेज करेंगे कि हाँ सर, पेपर 1 के अंदर आप रिंग की
BSc थर्ड वाली वीडियोस डाल दो, वो सिलेबस में नहीं है पर उनको आपको हल्का सा रफ वे में लिखना है अपने नोट्स में, जिससे आपको जब मैं मेन उसकी यूनिट स्टार्ट करूं तो मुझे रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड इसके बारे में ना बताना पड़े, क्योंकि वो मैं वीडियोस में आपको भेज चुका हूँ पहले ही। तो वो आप इतने दिन इस वाली बुक के साथ साथ देख लो और वो वाली बातें पक्की कर लो, जिससे अपने सीधा बुक के ऊपर मेन यूनिट पे जाएंगे। तो बच्चे आप मेरे को मैसेज करेंगे कि हाँ सर वीडियोस अपलोड आप वो वाली भी कर दो। ओके, थैंक यू क्लास।